दोस्तों, जब गंगा और जमुनी तहजीब की बात अभी हो रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि मैं एक तरफ मेरे गंगा और एक तरफ मेरे जमुना है। मैं उसी सरजमी से आया हूं। हमारे जिले में एक तरफ गंगा बहती है और दूसरी तरफ जमुना बहती है। एक तरफ हरिद्वार है तो दूसरी तरफ कलियर है। तो वो सरजमी, जिस सरजमी के ऊपर से मैं उठ करके आया हूं, वहां सूफी संतों और औलियाओं की सरजमी है। और आज जिस सरजमी के ऊपर आया हूं, ये भी सूफी संतों की सरजमी है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। आज ये जो आपने पहल की है इस मुल्क के अंदर, जो नफरतों के तूफान जब पूरे मुल्क को जला करके खाक करने के ऊपर आमादा हो, उस इंसानियत को तबाह करने के ऊपर आमादा हो, जिस इंसानियत के पैगाम को इस्लाम ने देने का काम किया, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर देने का काम किया। उनके उस पैगाम को हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर ला करके ख्वाजा गरीब नवाज ने, ख्वाजा बंदा नवाज ने उस आवाज को बुलंद करने का काम किया। और तमाम सूफी संतों को लेकर के, तमाम लोगों को लेकर के इंसानियत की और अमन की बात की हो। जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन यानी रब पूरे आलम का है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, तो उसका मतलब साफ था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई काम है वो इंसानियत का है और वो इंसान से मोहब्बत करने का है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया। यही बात जब आप दूसरे मज़ाहिब के अंदर देखने का काम करेंगे, जब वासुदेव कुटुंबकम की बात की जाए, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। और मैंने बार बार पूछा है, उन नफरती लोगों से पूछने का काम किया कि जब धर्म ये कहता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, तो फिर हम कौन हैं? हमसे नफरत किस बात की है? हमसे नफरत किस बात की है? आज ये नफरत फैला करके आप मुल्क को कमजोर करने का काम कर रहे हो। और मुसलमानों, आपसे भी कहना चाहता हूं, जब हम उन नफरती चिंटुओं के खिलाफ बोलते हैं जो मुल्क के अंदर हमारे नाम पर नफरत बोलते हैं, तो हमें बोलने की हिम्मत उनके खिलाफ भी रखनी चाहिए जो हमारे बीच में आकर के नफरत बोलने का काम करते हैं। कल बंगाल के अंदर मस्जिद के लिए शिलान्यास हो रहा है कि मस्जिद बनाई जाएगी। मस्जिद बनाइए, मस्जिद पे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुर्शिदाबाद में जहां 80% मुसलमान हो, वहां जो तुम काम कर रहे हो, मुल्क के उन हिस्सों के अंदर भी देख लो, झांक करके, जहां 5-5%, 7-7%, 10-10% मुसलमान हो और तुम नफरत बोलने का काम कर रहे हो। मस्जिद की बुनियाद नफरत पर नहीं हो सकती। मस्जिद इबादत के लिए, वहां इबादत होनी चाहिए। मस्जिद सियासत का अखाड़ा नहीं है, सियासत का अड्डा नहीं है। और अगर हम इस बात को नहीं बोलेंगे तो फिर ये फिरका परस्ती के साथ लड़ाई हमारी बेईमानी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें बहुत होश आवाज के साथ आज के वक्त के अंदर फैसले लेने होंगे। खुशकिस्मत हो आप कर्नाटक में हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हमें पता है कि किस हाल के अंदर हम लोग जीने का काम कर रहे हैं। हमारे मदरसे महफूज नहीं, हमारी मसाजिद महफूज नहीं। बरेली के अंदर आई लव मोहम्मद कहने पर पुलिस ने जो नंगा नाच किया, पूरे मुल्क ने देखने का काम किया। अगर इनसे लड़ना चाहते हो तो हमें तय करना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई को कौन लड़ सकता है। आज मुल्क के अंदर जो हालात बना दिए, इतिहास में इनके पास आदमी नहीं कि ये इतिहास के अंदर अपने आदमी दे दे। जो हमारे नायक हैं उनको हटाएंगे, टीपू सुल्तान को हटाएंगे। ये टीपू सुल्तान को नहीं बढ़ाना चाहते, जिसने हिंदुस्तान के अंदर लड़ते हुए जान दे दी हो और सरेंडर ना किया हो, उस टीपू सुल्तान को नहीं पढ़ाएंगे। उस टीपू सुल्तान को नहीं पढ़ाएंगे जिसने दलितों की, औरतों को ऊपर का हिस्सा रखने की इजाजत दी हो। उस टीपू सुल्तान को नहीं पढ़ाएंगे।
वो इनके लिए नायक नहीं हो सकता। इनका नायक कौन है? इनका नायक है वो जो बुलबुल के ऊपर बैठ करके बेंगलोर आता था। क्या तमाशा है! अंडमान निकोबार की जेल से बुलबुल के ऊपर बैठ करके चर्चा करने के लिए आते थे। ये पढ़ाएंगे। दुनिया चांद पर जा रही है और ये पाषाण में जा रहे हैं। मुल्क में क्या हाल कर दिया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को शुरू से आखिर तक बुरा बुरा कहने का काम करते हैं। हद हो गई। एक आदमी जिसको मैं समझता था शायद ये इनके सरकार के अंदर सेंसिबल है, ढंग की बात करेगा। देश का डिफेंस मिनिस्टर बयान देता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बाबरी मस्जिद पर पैसा लगाना चाहते थे। वो प्राइम मिनिस्टर थे, कोई आम आदमी नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर के मुंह से बोली हुई बात, प्राइम मिनिस्टर की लिखी हुई बात, हर चीज दस्तावेज होती है। एक दस्तावेज है वहां पर, और वो दस्तावेज है सरदार पटेल का, जिसमें सरदार पटेल ने कहा था कि ये लोग नफरती हैं, जिसमें सरदार पटेल ने कहा था कि इन लोगों को हर सूरत में सख्ती के साथ, पाबंदी के साथ इनके ऊपर बैन करना चाहिए, और उन्होंने बैन किया। तब मैंने कहा कि सरदार पटेल नहीं थे इसलिए तुम पैदा हो गए। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्हें तुम बुरा कहते हो, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर से बैन इसलिए हटा दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मुल्क की तरक्की के अंदर सबकी हिस्सेदारी करना चाहते थे। वो मुल्क के अंदर तरक्की के अंदर हिस्सेदारी करना चाहते थे, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने साथ शामिल करने का काम किया। दोस्तों, मैं आपसे इसलिए बात कहना चाहता हूं कि मुल्क के अंदर हालात और माहौल बन चुका है कि एक ही जमात है, एक ही लीडर है। मैं सियासी आदमी हूं, सियासी बात कर रहा हूं। एक जमात है, एक लीडर है जो मुल्क के अंदर इस नफरत के साथ लड़ने का काम कर रहा है। उसका नाम है राहुल गांधी, जिसने मुल्क के अंदर रहने वाले हर मजहब के इंसान के लिए बोलने का, उनके हकूक की हिफाजत का जिम्मा लेने का काम किया। हिंदुस्तान के आईन को तोड़ा जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। ये चाहते थे कि 400 के पार हो जाए तो ये पूरा साफ कर देते, लेकिन इन्होंने वक्फ कानून ला करके सबसे पहली चोट अगर किसी पर करने की काम किया तो हम पर किया। यहां सज्जादा नशीन और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आपको कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर उम्मीद पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो कर्नाटका के अंदर हुआ। हम लोगों का हाल देखिए क्या हो गया। 36% रजिस्ट्रेशन हुआ है, सिर्फ 36%। और बंगाल का तो बुरा हाल है, 12%। कहां जाएंगे हमारी प्रॉपर्टी? जब हमने जेपीसी में खुल करके कहा था कि आप हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने के लिए काम कर रहे हो। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है, 36%। बंगाल में सिर्फ 12%, जबकि बंगाल में तो वो सरकार है जो हमारी हमदर्द होने का दावा करती है। लेकिन कैसी हमदर्दी है कि हमारा जायदादें लुटती रहे और तुम खामोशी के साथ तमाशा देखो। और अपने जिले के अंदर, अपने स्टेट के अंदर तुम कैसे इजाजत दे रही हो कि सांप्रदायिकता का नंगा नाच पूरे मुल्क के अंदर हो। उधर वो तुम्हारा निष्कासित एमएलए जो मस्जिद की नींव रख रहा है, वो 2019 के अंदर आज बाबरी मस्जिद की शहादत को याद कर रहा है, लेकिन 2019 का चुनाव मुर्शिदाबाद से उन बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का झंडा थाम करके भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन रहा था। ये समझोगे नहीं? कौन खेल खिलवा रहा है ये? क्यों खेल खिलवा रहा है ये? आपको टारगेट बना करके पोलराइजेशन कराना है, ध्रुवीकरण कराना है। यह वक्त बहुत संभल करके चलने का है, समझ करके, सोच करके फैसला लेने का है। और आपको सोचना और समझना होगा
साथियों, मैं आप लोगों से इस उम्मीद के साथ कि आप उन तमाम तर चीजों को गौर फिक्र करेंगे। आज जिस तरह के माहौल के अंदर हमारे इदारे नहीं छोड़े जाते, मुझे तो यहां करके खुशी होती है कि हमारे इदारे इतने हैं, तालीम बच्चे हासिल कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जहां हालात इतने खराब हैं कि तालीम की तरफ नहीं है ध्यान, ना इदारे हैं, यहां कम से कम आपको एडमिशन में दिक्कत नहीं होती, हमारे यहां बहुत दुश्वारियां हैं। और सरकार ने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि किसी गरीब के बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर देखने का ख्वाब भी अब शायद ना आए। इतनी महंगी एजुकेशन कर दी गई। ये भी इस आरक्षण को, इस रिजर्वेशन को खत्म करने की दिशा में एक मजबूत कदम इस सरकार का है कि जो आरक्षण को खत्म करके इस संविधान को रौंदना चाहती। आप सब साथियों का बेहद मशकूर हूं, बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।